आजादी.me पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश चंद्र। आज हमारे साथ हैं नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस नीसा के वाइस प्रेसिडेंट और तेलंगाना रिकॉग्नाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के स्टेट जनरल सेक्रेटरी श्री एस मधुसूदन जी। मधुसूदन जी नमस्ते। से हम बात करेंगे बजट प्राइवेट स्कूलों के जो स्टूडेंट हैं और जो स्कूल लीडर्स हैं, जो स्कूल संचालक हैं, जो वहाँ के स्टाफ हैं, जो वहाँ के टीचर्स हैं, वो किस तरीके के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं इस कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, और उसके बाद जो अनलॉक हुआ है देश, उसमें किस तरीके के चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं और उनकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, किस तरीके से वो जो बेहतरीन काम उन्होंने पास्ट में किया है उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो मधुसूदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते अविनाश जी। और आप मुझे इसमें बुलाए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बजट प्राइवेट स्कूल्स का वॉइस हम पब्लिक तक और गवर्नमेंट तक पहुंचाने का हमारे को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू वेरी मच अविनाश। हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे जो कि अभी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, कोविड-19 पैंडेमिक और उसके आफ्टर इफेक्ट्स को लेके। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि लॉकडाउन के बाद धीरे-धीरे सारे सेक्टर्स को अनलॉक कर दिया गया, लेकिन एजुकेशन सेक्टर अभी भी इस प्रोसेस से बाहर है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि एजुकेशन सेक्टर को इस अनलॉक के प्रोसेस से क्यों बाहर रखा गया है और कब तक बाहर रखा जाना उचित होगा, और बच्चों का भविष्य इससे कैसे प्रभावित हो रहा है, आप लोगों की क्या प्लानिंग है और आप इसे कैसे देखते हैं एजुकेशन सेक्टर को अनलॉक की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है? बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं आप अविनाश जी कि बहुत सारे सेक्टर्स अनलॉक हो चुके हैं, लेकिन एजुकेशन सेक्टर अभी तक अनलॉक पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो इसका पहला हम सारे स्टेक होल्डर्स, एजुकेशन के सारे स्टेक होल्डर्स, स्कूल लीडर्स और टीचर्स और पेरेंट्स, सभी लोगों से हम संपर्क करे हैं। और ये ऐसा समझ में आता है कि गवर्नमेंट जो है बहुत कम प्रायोरिटी एजुकेशन सेक्टर को दे रहा है। कि एजुकेशन उसको प्रायोरिटी अगर दिया जाता है तो वो बहुत काफी पहले उसको अनलॉक किया जा सकता था। एक सिस्टमैटिक प्लान हम लोग इवॉल्व करके सेफ्टी मेजर्स लेते हुए हम अनलॉक कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट एजुकेशन को बहुत कम प्रायोरिटी दिया है, इसीलिए इसके ऊपर बहुत देर से अनलॉक होना शुरू हो रहा है। और लॉकडाउन होना भी एजुकेशन सेक्टर को पहले लॉकडाउन किया गया था। अगर हम तेलंगाना में देखें तो हमारे पास कंट्री वाइड लॉकडाउन हमारे पास 22 मार्च को हुआ था, लेकिन तेलंगाना में 16 मार्च से ही लॉकडाउन शुरू हो, यानी स्कूल्स हॉलिडे दिया गया था। तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से है। दूसरी चीज ये है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। तो इस डर के वजह से भी ये खुलना बहुत देर हुआ है, लेकिन ये गवर्नमेंट का ही जिम्मेदारी होता है कि पब्लिक को सही तरीके से अवेयर करे। उससे इस पैंडेमिक से हम लड़े कैसे हैं, इसकी तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि आज ये कोरोना पैंडेमिक आया है, कल दूसरा भी आ सकता है। तो ऐसा जब आता है तो हम सिर्फ हाथ बांध के हम लोग पीछे हटना सही नहीं है, लेकिन उसकी फेस करने की तैयारी करना हमारा बहुत जरूरी है और हम आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? तो तो इसीलिए अनलॉकडाउन बहुत धीरे से चल रहा है, अभी भी लॉकडाउन में है। कम से कम अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट सारे मिल करके इसके ऊपर सीरियसली बहुत बहुत इसके ऊपर प्रायोरिटी दे करके तुरंत सारे क्लासेस को अनलॉक करना बहुत जरूरी है। और बच्चों को ये पैंडेमिक से, यानी ये कोरोना वायरस से कोई किस्म की आपत्ति नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कह रही हैं, इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन भी कह रहा है। 12 साल के अंदर के बच्चों को
ये कोरोना वायरस के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जब ये सेफ है तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा हम लोग आगे बढ़ाएं और अ, तुरंत सारे स्कूल्स को अनलॉक करना आवश्यक है। और इसके बारे में पेरेंट्स भी कोऑपरेट करना, वो भी बच्चों को भरोसा देना, एजुकेट करना चाहिए। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। सर, आप कहना चाहते हैं कि अगर स्कूलों को खोल दिया जाता है तो उससे जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो प्राइमरी और मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जिनको आपने बताया कि 12 इयर्स एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और इसलिए आप लोगों की डिमांड है कि स्कूल खोल दिए जाने चाहिए। लेकिन बहुत सारे मामलों में जब कई कंट्रीज में देखा गया है कि जब स्कूल खोले गए तो वहां पे बच्चों के बीच में कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ और फिर बाद में वहां पे स्कूल्स को बंद करने पड़े। तो इसको लेकर आप लोगों ने क्या किसी तरीके की कोई तैयारी की है? जैसे आप क्लासेस में या स्कूल में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई शुरू करेंगे, कुछ उनके सेफ्टी डिस्टेंस और बाकी और जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? क्योंकि अब ये देखने में आ रहा है कि लोग थोड़े बेफिक्र हो गए हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से मास्क वगैरह उनको यूज करने के लिए समय समय पर प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन बच्चे पार्क में जा रहे हैं, बच्चे मॉल्स में जा रहे हैं, बच्चे ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं। तो स्कूल को इससे अलग रखा जा रहा है। तो आप लोग की क्या प्लानिंग है? आप लोग कैसे इसको टैकल करेंगे अगर स्कूल खोलने का परमिशन मिल भी जाता है? डेफिनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी के देशों में जब स्कूल खुला है और एक कोरोना वायरस बच्चों में भी स्प्रेड हुआ है, लेकिन यहाँ कैजुअलिटीज नहीं है। देखिए, अभी सर्दी जुकाम बुखार आता है, फिर वो चला जाता है। जब वो आके चले जाता है तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर वायरस भी आया तो बच्चों को कुछ भी नहीं कर रहा है। ये पॉइंट हम ध्यान में क्यों रखना चाहिए कि हम हमारे पास कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, हमारे पास भरोसा रहना चाहिए, हम डरना नहीं चाहिए। तो अगर बच्चों को अगर आ भी गया तो उससे कोई फैटिलिटी नहीं होगा। सिर्फ इतना ही हम लोग सोचना चाहिए कि वो उनसे बड़े लोग सुरक्षित हो, दूसरे जो एज्ड ग्रुप होते हैं घर में। और सेकंड थिंग क्या है, आप जैसा कहे कि सारे प्राइवेट स्कूल्स और बजट स्कूल्स अपने अपने स्कूल्स में सारे एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो गाइडलाइंस दिया गया है, उसको हम लोग 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। जैसे कि हम पेरेंट्स को बुला करके उनको एजुकेट करेंगे, पेरेंट्स का रोल क्या है, पेरेंट्स कैसे बच्चों को सेफ एटमॉस्फेयर में स्कूल को भेजना है, जैसे कि मास्क डालते हुए और जिनके वाटर बॉटल वो अपने अपने आप सेपरेट करते हुए। और ऐसे थोड़े चीजें पेरेंट्स की तरफ से भी, और खाने का चीज जो भी होता है उसमें भी लंच का बॉक्स अगर है तो हाथ लगाए बिना, जैसे कि स्पून से अगर वो लोग खाए जैसा, अगर लंच उनको प्रोवाइड किया गया है हैंड टच नहीं हुए जैसा, तो उसमें जरा सेफ्टी ज्यादा हो सकता है। और हम सैनिटाइजेशन फ्रीक्वेंटली करेंगे। हर पीरियड के बाद में क्लास हम लोग क्लीनिंग करेंगे। और टॉयलेट्स हो या बच्चों को अगर कुछ खेलने का है, कुछ स्पोर्ट्स भी पीरियड्स है, हम टाइम टेबल रिवाइज कर लेंगे। ज्यादा बच्चों को एक ही दम ग्राउंड में हम नहीं भेजेंगे। हम उसको शिफ्ट सिस्टम के हिसाब से हम लोग बच्चों को इंटरवल देंगे कम बच्चों के साथ। और क्लास का स्ट्रेंथ भी हम इसमें कम, यानी 1:15 या 1:20 एज पर द साइज ऑफ द स्कूल हम लोग करके फिर ऑल्टरनेट, यानी ब्लेंडेड टीचिंग एंड लर्निंग का मतलब ऑनलाइन भी टीचिंग चलते रहेगा और फिजिकल क्लासेस भी चलते रहेंगे। और क्लास टाइम हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे, जो असाइनमेंट्स है, जो वर्क्स है, वो थोड़ा ऑनलाइन में भी चलते रहेगा और ऑफलाइन में भी चलते रहेगा। तो इस किस्म की हम सारी प्लानिंग कर चुके हैं। तो इसमें पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट और गवर्नमेंट तीनों मिल करके हम इस आपत्ति से लड़ना है
और हम अपने बच्चों को सुरक्षित करते हुए हम एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक 10 महीने में दो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलरली बजट प्राइवेट स्कूल में हमारा नेशनल एवरेज अगर देखें तो सिर्फ मैं इस क्वेश्चन 15 पे to आऊंगा, 20। ये ऑनलाइन एजुकेशन वाले क्वेश्चन पे आऊंगा, लेकिन मैं इससे पहले एक बार और समझना चाहता था। जैसे आपने बताया कि आप लोग किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं ब्लेंडेड टीचिंग का, या फिर स्कूल में अलग अलग तरीके से, चाहे रेसेस या प्ले टाइम या और सब कुछ करने का हो। लेकिन क्यों जब हम बजट स्कूलों की बात करते हैं, उसमें से बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके पास मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है उसके भी चैलेंजेस होते हैं। हालांकि धीरे 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 वो बढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स के आने के बाद, लेकिन अभी भी जो बड़े शहर हैं, जैसे अगर हम दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली में तो सिचुएशन और भी भयावह है, जहाँ पे छोटे छोटे 2-4 कमरों के स्कूल भी हैं जो नेबरहुड में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उनके लिए ये कितना पॉसिबल होगा ऐसे में मेजर्स को अडॉप्ट करना, और उसमें आपका जो एसोसिएशन है वो किस तरीके का रोल प्ले करेगा या करने का प्लान कर रहा है, अगर तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। हाँ, मैं वहीं आ रहा था। तो अभी जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, तब लास्ट ईयर जब मार्च में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स के फाइनल एग्जाम्स नहीं हुए थे। तो बहुत सारे बजट प्राइवेट स्कूल्स में ये प्रैक्टिस होता है कि जब एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर होता है, तभी हमारे पास लगभग 50% फीस कलेक्ट होता है। तो बजट प्राइवेट स्कूल्स का सिचुएशन ऐसा होता है, किसी साल में भी 100% फीस कलेक्ट नहीं होता, एक 10 to 15% कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो हमारे पास 80 to 85% फीस कलेक्ट होते हैं। तो इनमें जब लास्ट क्वार्टर होता है, जब लास्ट एग्जामिनेशन का टाइम होता है, उसी टाइम पे हमारे पास लगभग 35 से 40% फीस कलेक्ट होता है। तो जब लॉकडाउन हो गया तो लास्ट ईयर का फीस अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, तो इसका एक फाइनेंशियल क्राइसिस बन गया है स्कूल पे। और इस साल में इस साल में भी जब लॉकडाउन प्रकटित हुआ है, तब से भी अभी तक बजट प्राइवेट स्कूल में 0 to 5% के बीच में ही स्कूल फीस कलेक्ट हुआ है, लेकिन हमारे एक्सपेंडिचर वैसी ही वैसी हैं। तो इसमें सारे स्कूल सभी खर्चाओं में डूब गए हैं, डिफॉल्टर्स बन गए हैं जो बैंक्स में लोन लिए हैं, और इनका कम से कम खाने पीने का भी बहुत बहुत दिक्कत हो गया है। बहुत सारे स्कूल लीडर्स हार्ट ये प्रेशर और टेंशन से, हार्ट अटैक से मर गए हैं। और टीचर्स भी स्कूल्स को छोड़ के दूसरे यानी प्रोफेशन में जा रहे हैं। प्रोफेशंस में चले गए हैं। तो अभी ये स्कूल ओपन करने के लिए ये फिजिकल थिंग्स एक है, चैलेंजेस, जैसे कि हम लोग सैनिटाइज कर सकते हैं, हम लोग ब्लेंडेड टीचिंग दे सकते हैं, हम लोग पेरेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, सारे चीज हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस बन गया है। सारे स्कूल्स फाइनेंशियल क्राइसिस से डूब गए हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, और टीचर्स भी निकल गए हैं। अभी इसको रीस्टार्ट करने के लिए, दो वी मेड ऑल द प्रिपरेशंस, हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, हम लोग ये सारे टीचर्स को फिर हम री रिक्रूट करना चाहिए। अगर वो नहीं आना चाहते हैं, चंद टीचर्स ऐसे हैं कि वो दूसरे प्रोफेशन में चले गए और वो वापस नहीं आना चाहते हैं फिर अभी, तो फिर नए टीचर्स को हम लोग इसमें रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना, उनको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर्टिफिकेट रहने से क्वालिफाइड टीचर हो सकता है, लेकिन एक क्वालिफाइड टीचर को हम कॉम्पिटेंट टीचर बनाना बहुत जरूरी है। जब तक उनको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता है, वो कॉम्पिटेंट टीचर नहीं बन सकता है। सो सिर्फ ट्रेन टीचर से काम चलने वाला नहीं है, वी नीड कॉम्पिटेंट टीचर्स। तो ये हमारे सामने चैलेंजेस है। तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ तरकीब निकाले कि सारे बैंक्स जो है ना, ऐसे स्कूल्स को फिर
जिंदा रखने के लिए या उसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एजुकेशन केयर फंड ऐसा कुछ दे करके इंटरेस्ट फ्री लोन्स अगर वो दिए, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, एक स्कूल में कितने बच्चे हैं उन बच्चों के हिसाब से कुछ अगर लोन दिए और उसका एक 12 महीने का मॉरेटोरियम दिए, तो तब क्या होगा, ये स्कूल्स सरवाइव हो सकते हैं। एटलीस्ट बैंकर से भी इनको लोन्स दिया जाना चाहिए कि जैसे कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ये तो आपने बहुत तभी। इंपॉर्टेंट बात कही सर कि बैंक्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे प्रोविजन करने चाहिए कि जो स्कूल हैं, छोटे स्कूल जिन पे सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो रही है, उनको आसान किस्तों पे लोन उपलब्ध कराया जाए। लेकिन मेरा फिर एक और सवाल है जो इसकी टेक्निकलिटी से जुड़ी हुई है कि ऐसे रिकॉग्नाइज स्कूल को लोन तो फिर भी दिया जा पाएगा, लेकिन ऐसे स्कूल जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है देश में, बजट स्कूल, उनको कैसे लोन मिलेगा और उनके लिए क्या कैसे अरेंजमेंट हो पाएगा? क्योंकि चैलेंजेस तो उनके सामने बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको किसी तरीके का सपोर्ट भी नहीं मिल पाता, अनरिकॉग्नाइज्ड होने के चलते उनको आरटी वगैरह का भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे स्कूलों के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, लोन्स जो है, ये रिकॉग्नाइज्ड हो या अनरिकॉग्नाइज्ड हो, किसी स्कूल को भी अनसिक्योर्ड लोन्स दिए नहीं जा रहे हैं। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड हो या अनरिकॉग्नाइज्ड हो, बैंक्स सिर्फ यही देखते हैं कि आप 200% कोलेटरल सिक्योरिटी दीजिए, तभी हम लोन देंगे। तो सभी के पास ये सिक्योरिटी नहीं रहता है। तो मैं बोलने का मतलब ये है कि अगर अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल भी है, तो अगर वो सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड कर दिया है, तो उसके पर्सनल पैन के जरिए वो लोग लोन रेज कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि अनसिक्योर्ड लोन मिलना बहुत जरूरी है, वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हो या अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल हो। हम्म, अनसिक्योर्ड लोन उसी के जो इंडिविजुअल है, जो स्कूल लीडर है, उनके पैन के ऊपर देना चाहिए। और वैसे भी अगर स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, अगर ये लोन अमाउंट भी ऐसा डिसाइड होना चाहिए कि पर चाइल्ड उस स्कूल का एक्सपेंडिचर क्या है, उस स्कूल का फीस क्या है, उसमें से कम एनुअल फीस जितना भी होता है उसमें कम से कम एक 50% अगर लोन दिया जाए, 50%, तब वो स्कूल सस्टेन कर सकता है। क्योंकि अभी ये 10 महीने से जब अभी स्कूल नहीं चल रहा है और लास्ट ईयर का भी हमारे पास फीस नहीं आया है, तो इसमें हमारा स्कूल्स के फाइनेंशियल पोजीशन 10 साल पीछे चला गया है, 10 years। क्योंकि जब हम स्कूल मैनेज करते हैं, पर्टिकुलरली बजट प्राइवेट स्कूल, सिर्फ हमारा सैलरी तक हमको मिल सकता है, बस उतना ही, उसमें कोई सरप्लस नहीं आता। बजट प्राइवेट स्कूल्स में जो स्कूल लीडर है वो भी एक टीचर बन के, वो भी एक एचएम बन के, उसमें अलग अलग रोल्स नहीं रहते हैं। सेम स्कूल लीडर विल बी द स्कूल प्रिंसिपल एंड देन ही हिमसेल्फ विल टेक द क्लासेस। वही प्रिंसिपल रहेगा, वही एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा और वही टीचिंग भी करता है। तो उसका सैलरी तक हमको मिल सकता है, जैसे कि बाकी दूसरे टीचर्स को जैसे सैलरी मिल रहा है, उतना ही हमारे पास बचत हो जाता है बजट प्राइवेट स्कूल्स में। तो अब हमारे पास वो सैलरी भी नहीं है और हम रेंट्स भी पे करना है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स रेंटेड बिल्डिंग्स में है। तो हमारा 10 साल की आगे आने वाले 5-6 साल का जो भी हमारा सेविंग्स हम कर सकते हैं, वो सारे अभी ये माइनस को फिल करने के लिए कम से कम हमको 5 साल लगेगा। तो इसीलिए हम अगर ये सारे स्कूल को बचाना है, एजुकेशन आगे बढ़ाना है, तो ये जरूरी होता है कि अनसिक्योर्ड लोन पर चाइल्ड कम से कम एक 10,000 रुपीज पर चाइल्ड, जितने भी, अगर एक स्कूल में अगर 200 स्टूडेंट्स हैं, तो उसका 10,000 रुपीज एक ईयरली अगर रखे, तो उसमें कम से कम एक 50% तो भी अगर लोन दिया गया है, तो वो सरवाइव हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक बच्चे बहुत बहुत लर्निंग लॉस फेस कर चुके हैं और पेरेंट्स भी अपने अपने इनकम भी खो चुके हैं। वो भी करने के लिए अगर चाहते भी हैं, तो उनका इनकम भी घट गया है। तो करेक्ट, इसलिए करेक्ट। एटलीस्ट ये लोन भी दिया जाए, और अदरवाइज गवर्नमेंट हैज टू गिव अ वाउचर, एजुकेशन वाउचर दिया जाए हर बच्चे को। अगर 20,000 रुपए कम से कम, एटलीस्ट 20,000 रुपीज का अगर वाउचर दिया जाए, एजुकेशन वाउचर, जो सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपनी अपनी फीस बनने के लिए
या बुक्स के लिए या उसी के लिए वो यूज कर सके, तब स्कूल्स सरवाइव कर सकते हैं। सो द गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत गहराई से सोच करके इमीडिएटली इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अदरवाइज हमारे देश में 4.5 लाख जो बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनमें से कम 30% स्कूल्स परमानेंटली क्लोज हो जाएंगे। ऑलरेडी वो क्लोज्यूर में है। अगर 30% स्कूल्स अगर क्लोज हो जाएं, अगर गवर्नमेंट इतने स्कूल्स को, अगर 1.5 लाख स्कूल्स को अगर ओपन कर रहा है, तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना लाखों करोड़ लगेगा गवर्नमेंट को, और उनको मेंटेन करने के लिए कितना स्टाफ को गवर्नमेंट रिक्रूट करना पड़ेगा। तो इससे अगर हम कंपेयर करें, तो अगर हर बच्चे को अगर 20,000 रुपए का अगर हम लोग गवर्नमेंट अगर 1 साल के लिए कम से कम एजुकेशन वाउचर दिए, तो ये बहुत बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है। सारा स्कूल्स ओपन करने से अगर हम कंपेयर करें, इट मे बी लेस देन 5%। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सर। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इनफैक्ट वो इसी पे था कि क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली बजट प्राइवेट स्कूल्स के जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, जो कि मैक्सिमम जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर में है और उन सबसे ज्यादा इनकम उनकी ही इफेक्टेड हुई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले भी आ रहे हैं जहाँ पे स्कूल पेरेंट्स पे प्रेशर डाल रहे हैं फी जमा कराने के लिए, एडमिशन या री एडमिशन के लिए, इस तरीके से। और बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई, गवर्नमेंट्स कई सारे मुद्दे उठे बहुत सारे स्टेट में, राजस्थान में, दिल्ली में, यूपी में और सारे स्टेट्स में भी। और स्कूलों को मना किया गया है कि आप पेरेंट्स पे प्रेशर नहीं डाल सकते फी के लिए। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए आप लोग, और एक तो आपने बताया कि आप गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि वो आपको विद कोलेटरल और कोलेटरल फ्री, जैसा कि स्ट्रीट वेंडर्स के कंडीशन में हुआ, केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को कोलेटरल फ्री लोन दिया, स्वनिधि लोन। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था हो सकती है, आप ऐसा बता रहे हैं। लेकिन मेरा ये जो सवाल है वो ये है कि स्कूलों द्वारा पेरेंट्स पे प्रेशर डालना फी जमा कराने के लिए, ये कहाँ तक ठीक है और आप लोग क्या कर रहे हैं इस बारे में? क्या आप अपने एसोसिएशन से जुड़े स्कूल्स हैं उनको ये सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि वो फी अभी ना लें, या इसे टैकल करने का क्या फॉर्मूला है आप लोगों के पास? देखिए, एक सिंपल चीज है, जैसे कि अगर कोई भी सरकारी जॉब कर रहा है और उसको ये कहा जाता है कि आप सैलरी मत लीजिए और पूछना भी नहीं चाहिए सैलरी, लेकिन आप काम तो करिए। जस्ट इमेजिन, अगर ऐसा 10 महीने तक अगर सैलरी नहीं दिए और काम तो जारी रखना है, तो कैसे से होने वाला है क्या? दूसरी चीज, स्कूल्स चलाने के लिए द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू और इनकम इज स्कूल फीस, और ये स्कूल फीस पूछना नहीं चाहिए और स्कूल फीस प्रेशर नहीं करना चाहिए। तो स्कूल कैसे चलेगा? उसका अल्टरनेट क्या है वो भी बताना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट कह रहा है कि आप फीस मत लीजिए और फीस के लिए प्रेशर मत कीजिए, तो हम प्रेशर नहीं करेंगे, फीस नहीं लेंगे। फिर वो एक्सपेंडिचर कौन भरेगा? फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग का रेंट है, गवर्नमेंट बनेगा क्या रेंट, बिल्डिंग रेंट? टीचर्स को सैलरीज देना है, फिर कौन दिएगा? वेयर इज द सोर्स? उसका सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन बता के फिर वो कहिए। तो ऐसा सिर्फ स्टेटमेंट देने से क्या होगा? यहाँ पेरेंट्स को और स्कूल मैनेजमेंट्स को गवर्नमेंट ने डिवाइड करके इन दोनों के बीच में एक गैप लाना चाह रही है। जैसे कि अगर पेरेंट्स और स्कूल्स को एक स्टेटमेंट दे करके आप फीस मत पूछिए, तो पेरेंट्स कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट कहा है हम फीस नहीं पूछना चाहिए, अगर फीस पूछे तो हम कंप्लेंट करेंगे। तो ये ऐसा डिवाइड करके कॉन्फ्लिक्ट अगर हमारे बीच में अगर खड़ा कर दिया है, तो इसमें देश की बहुत बहुत लॉस हो जाती है। तो
इफ वी आर नॉट आस्किंग द फीस, और अगर कोई पेरेंट्स फीस नहीं पे कर सक रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट हैज टू कम विद ए सोल्यूशन। वो वाउचर दे रहा है या इसका एक्सपेंडिचर कैसे मीट कर रहा है, दे शुड कम अप विद ए प्रॉपर सोल्यूशन। विदाउट सोल्यूशन अगर ऐसा कहा गया है, सो इट इज नॉट साइंटिफिक। एंड डेफिनेटली हम समझते हैं कि अभी भी जब ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसमें फी कलेक्शन बहुत बहुत कम है। बच्चों का अटेंडेंस भी हमारे पास जस्ट अबाउट 20% अटेंडेंस आ रहा है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। उनमें से भी बहुत कम स्टूडेंट्स, यानी 5% और लेस देन 5% फी पे कलेक्शंस आ रहे हैं। तो इसमें स्कूल का सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो ये एजुकेशन सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, जिसमें 4.5 लाख स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स, 50% ऑफ इंडिया, बट भारत के लगभग 50% स्टूडेंट्स इस स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, और इसमें करोड़ों टीचर्स काम कर रहे हैं। ओके, तो जब ये इतना बड़ा सेक्टर है, तो इसको नेग्लेक्ट क्यों किया जा रहा है? ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, ह्यूमन कैपिटल जनरेट कर रहा है, और एजुकेशन दे रहा है। और किसी नेशन में एजुकेशन इज मोस्ट प्राइमरी थिंग, और वैसे भी स्कूल एजुकेशन। तब इस सेक्टर को कोई किस्म का रिलीफ अभी तक कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया गया है। सो दिस इज वेरी पैथेटिक सिचुएशन। एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी क्वालिटी एजुकेशन देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो आधे बच्चे जब प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या हुआ है उसमें? तो ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस साल बजट स्कूल्स तो ये कहते हैं, हम सारे प्राइवेट स्कूल्स तो ये कहते हैं कि सारा एजुकेशन का जो भी एक्सपेंडिचर है, वो गवर्नमेंट अपने ऊपर लेना चाहिए, और ये उसका फर्ज है, ये कोई चैरिटी नहीं है, इट इज अ राइट ऑफ द चाइल्ड। दैट्स व्हाट आई कैन से। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून यही कहता है कि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश के सभी जो बच्चे हैं उनको फ्री क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है कि जब स्कूल बंद हुए लॉकडाउन के चलते, तो जो बड़े स्कूल थे उन्होंने ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो रन करना शुरू किया। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें मोस्टली जो स्टेट स्कूल्स हैं वो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं रन किए। हालांकि सरकार की तरफ से दूरदर्शन, रेडियो और बाकी और जो मीडियम्स हैं उनके थ्रू पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की। लेकिन जो बीच में बजट प्राइवेट स्कूल्स आते हैं, जो ना ना तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, ना ही बड़े एलिट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। और वो चैलेंज ये कि ऐसे जो बच्चे हैं उनमें से जो बहुत बड़ा हिस्सा है उनके पास स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं है, या फिर इंटरनेट एक्सेस नहीं है, या फिर उनके घर में अगर स्मार्टफोन है भी तो वो एक है, और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो 2 या 3 हैं। क्लासेस सबके एक टाइम पे स्टार्ट होते हैं, इस तरीके की समस्या हुई। अब एक और नई जो चुनौती है वो पैदा हुई है अनलॉक होने के चलते। अब जो काम करने वाले लोग थे, नौकरी पेशा लोग थे, वो वापस काम पे जाने लगे, तो उनके पास जो एक फोन था वो भी अब उनके साथ बाहर जाने लगा। तो अब बच्चों के साथ बड़ा चैलेंज हो गया है। आप लोग इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या यूनिक तरीका अपना रहे हैं, जिससे कि आपके जो स्टूडेंट हैं उनके पढ़ाई में ज्यादा दिक्कतें ना आए, ज्यादा बाधाएं ना आए, और वो बाकी और लोगों से पिछड़ ना जाए, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है, पूरी पीढ़ी के भविष्य का सवाल। तो इसमें हम द बेस्ट हम क्या कर सकते हैं वो कर रहे हैं। पहली चीज ये है कि हम डायरेक्ट लाइव क्लासेस के बदले में हम
रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब में हम लोग यानी शेयर कर रहे हैं, ताकि जब कभी भी बच्चे के पास फोन अवेलेबिलिटी हो, तब वो बैठ करके, अगर शाम हो या सुबह में हो, वो अपने कन्वीनियंट टाइम पे लेसन सुन सकता है। एक दूसरी चीज, हम इसमें जो भी असाइनमेंट दे रहे हैं, ये असाइनमेंट भी हम उनको व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, वो भी अपने कन्वीनियंट टाइम पे वो व्हाट्सएप को देख सकता है। अगर एक बच्चे, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है, जो असाइनमेंट हम देते हैं वो अ, एक सुविधा ऐसे कर रहे हैं, पेरेंट आके स्कूल में वो सबमिट कर दिया जाए, ताकि 2 दिन के बाद में फिर हम वो करेक्शन करके फिर हम तैयार रखते हैं विद कमेंट्स के साथ। अगर पेरेंट चाहते हैं तो आके अपने बच्चे के साथ भी आ सकते हैं, या नहीं तो वो पेरेंट आके फिर वो करेक्शन का जो भी पेपर है वो ले जा सकते हैं, और बच्चों को उसमें सूचना दिया जाता है कि वो कैसे करें। तो इस ये हम बेस्ट पॉसिबल कर रहे हैं, और चंद स्कूल्स ये भी कर रहे हैं हम लोग कि टीचर बच्चों के घर पर जा करके फिर उनको थोड़ा गाइड भी कर रहे हैं। यानी ऐसे अगर कोई बच्चे इसमें कनेक्ट नहीं हुए तो उनके घर पे जाके के उसका प्रॉब्लम क्या है वो देख करके, वो बच्चों को, 1 या 2 बच्चों को क्लस्टर के जैसा बना करके, उन दोनों मिल करके, अगर एक के पास फोन है दूसरे के पास फोन नहीं है, ऐसे क्लस्टर से भी उनको वो पढ़ाई हासिल करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। दिस आर ऑल इनोवेटिव मेथड्स। तो ये बहुत इनोवेटिव और यूनिक बात आपने बताई कि टीचर्स जाके और ऐसे स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको जाके असिस्ट कर रहे हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट बात बताई आपने जी। तो ये जिनके पास फोन मोबाइल नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, उनको इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक हम कर सकते हैं। लेकिन हम निशा के तरफ से, हम प्रधानमंत्री को और एचआरडी मिनिस्टर को, हम जब लॉकडाउन हुआ था तभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके थे कि हर बच्चे को एक डिवाइस दिया दिया जाना चाहिए, और उनको इंटरनेट फ्री डाटा भी दिया जाना चाहिए, ताकि वो ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू करे। क्योंकि अभी इस प्रेजेंट सिनारियो में ऐसा हुआ है, जो अमीर लोग हैं जिसके पास पैसे हैं, सिर्फ उन्हीं को एजुकेशन रीच में है, और जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन है, इनके रीच में एजुकेशन नहीं है। सो देयर इज ए, अभी एक गैप बढ़ रहा है, जैसे कि रिच एंड पुअर का गैप जैसा बढ़ रहा है, इसी तरह से एजुकेशन का भी अभी हम डिफरेंशिएट हो रहा है। दिस इज वेरी बैड थिंग फॉर दी सोसाइटी एंड कंट्री। तो वो हम हमारा रिक्वेस्ट बाजू रख दिया गया है। अगर वो डिवाइस नहीं दिया, कम से कम हर बच्चे को उनका यूडाइस का नंबर होता है हर स्कूल का, और उसमें एनरोलमेंट करते हैं आधार के साथ हर बच्चे का। तो चाइल्ड इन्फो के साथ आइडेंटिफाई करके हर बच्चे को अगर एजुकेशन वाउचर अगर दिया गया है, तो बच्चे अपने आप वो डिवाइस खरीद लेते हैं, और चंद अमाउंट ऑफ फीस भी पे कर सकते हैं। डिवाइस के लिए भी वाउचर एक दे सकते हैं, और एजुकेशन के लिए भी एक वाउचर दे सकते हैं। तो ये हमारी सूचनाएं अभी तक एचआरडी मिनिस्टर हो, सेंट्रल मिनिस्ट्री हो, प्रधानमंत्री जी भी हो, और लेटर्स भी लिख चुके हैं, और स्टेट गवर्नमेंट से भी हम लोग ये सारे रिक्वेस्ट रखे हैं। लेकिन इसमें एक 1% भी कुछ भी रिलीफ नहीं मिला है। तो हम इन स्पाइट ऑफ आवर ऑल एफर्ट्स, और थोड़े जगह हम ऐसे भी कर रहे हैं कि फोन ऑन, अगर किसी को कोई डाउट्स है तो फोन करके भी, अगर उसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो फोन पे भी वो डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं टीचर्स के साथ। ऐसे भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। हम लोग लर्निंग गैप को ब्रिज करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लर्निंग गैप फिर भी रहता ही है। ऑनलाइन को और फिजिकल के बीच में बहुत सारा फर्क होता है। बिल्कुल। और मेरा एक आखिरी सवाल आपसे यही होगा मधुसूदन जी, कि जब अगली बार जब स्कूल खुलेंगे, क्लासेस स्टार्ट होंगी, और क्योंकि लगभग 10-11 महीने तक स्कूल बंद रहेंगे, तो जो बच्चे आएंगे उनको आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेंगे, या फिर रीएडमिशन उसी क्लास में होगा? क्योंकि गैप तो हो गया, और जो पढ़ाई होनी थी, मुझे लगता है कि 10% भी
जो एक्चुअल पढ़ाई है वो भी नहीं हो पाई होगी या 10% के आसपास हुई होगी। तो ऐसे बच्चे जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो एक नया चैलेंज होगा। आप लोग इसको कैसे हैंडल करने का प्लान कर रहे हैं? क्या करेंगे? बच्चों को उसी क्लास में 1 साल फिर से कंटिन्यू कराएंगे या नेक्स्ट क्लास में भेजेंगे? क्या करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है अविनाश। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे निसा की तरफ से और स्टेट एसोसिएशंस की तरफ से सारे स्कूल लीडर्स को और टीचर्स को हम लोग इस ब्लेंडेड टीचिंग एंड लर्निंग, ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग एंड लर्निंग के लिए हम लोग ट्रेनिंग भी दे चुके हैं और कंटिन्यूड ट्रेनिंग भी जारी है। और यूट्यूब लेसन्स भी हम लोग सेंट्रलाइज्ड तैयार करके स्टेट वाइज सिलेबस के हिसाब से हम तैयार करके फ्री में हम लोग यूट्यूब लेसन्स हम स्कूल्स को शेयर कर रहे हैं, ताकि स्कूल्स फिर उन बच्चों को वो यूट्यूब लेसन्स शेयर करें और उनके टीचर्स उनको असाइनमेंट दिए और उनके डाउट्स कुछ भी हैं तो क्लैरिफाई करें। तो ये सपोर्ट हम लोग स्कूल्स के लिए कर रहे हैं। और इस ब्लेंडेड टीचिंग एंड लर्निंग के लिए भी हम वर्कशॉप्स रखे हैं और इसकी हम तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन ये है गवर्नमेंट से कि इस एकेडमिक ईयर को हम लोग जैसे पिछले बार जैसा होता है, मार्च में सेंट्रल सीबीएसई का मार्च में खत्म हो जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स बहुत सारे अप्रैल में खत्म हो जाते हैं और फिर बाद में एकेडमिक ईयर शुरू होता है। सो वन रिकमेंडेशन इज दैट इस साल समर वेकेशन को, कन्वेंशनल समर वेकेशन जो है उसको निकाल दिया जाए, फर्स्ट थिंग। और इस एकेडमिक ईयर को कम से कम 2 महीने आगे बढ़ाएं, 2 मंथ्स आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, तेलंगाना में अप्रैल में एकेडमिक ईयर खत्म हो जाता है, तो अप्रैल में एकेडमिक ईयर खत्म हो करके फिर वो मई सारा महीना और जून 12 तारीख तक 1.5 मंथ्स हॉलीडेज होते हैं। तो ये मई को वाइंड अप करने के बदले में अभी तक एजुकेशन नहीं हुआ है, इसीलिए इस एकेडमिक ईयर को रादर देन क्लोजिंग डाउन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इट हैज टू बी एक्सटेंडेड टिल जुलाई। तब क्या होगा, मई जून जुलाई 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम बच्चों, 1.5 महीना समर वेकेशन और 2 महीने एक्सटेंशन ऑफ द एकेडमिक ईयर। तो इसमें 3.5 महीने का बच्चों के पास टाइम रहेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि बिना पढ़े हुए, बिना एक एज ग्रुप में, एक क्लास में जितना लर्निंग लेवल्स है उस लर्निंग लेवल्स अचीव करे बिना अगर बच्चों को प्रमोट करे तो हमारा एजुकेशन बहुत स्क्रैप हो जाएगा। तो हम बच्चों को पढ़ा करके फिर हम आगे बढ़ाना एक अच्छा साइंटिफिक मेथड है। तो ऐसे एकेडमिक ईयर को 2 महीने आगे बढ़ा के समर वेकेशन को निकाल दे करके, समर में बहुत गर्मी रहता है हमको पता है, लेकिन उस टाइम पे हाफ डे स्कूल्स सिर्फ मॉर्निंग टाइम पे, जैसे कि 7 o'clock या 7:30 से हम 11 या 11:30 तक अगर हम स्कूल कंटिन्यू करें, जैसे भी ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, देन लर्निंग लॉस को हम ब्रिज कर सकते हैं। कम से कम 75% ऑफ लर्निंग शुड हैपन इन ए पर्टिकुलर क्लास। और नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में भी हम लोग जो फर्स्ट टर्म वेकेशन होता है, सेकेंड टर्म वेकेशन होता है, विंटर का वेकेशन होता है, समर का वेकेशन हो, उसी को भी हम कुछ कम करके ओके फिर नेक्स्ट ईयर में हम लोग इस गैप को हम लोग कंप्लीट करना चाहिए। अगर मैं इतना ये भी कहता हूं, अगर इस साल अगर 25% या 30% अगर सिलेबस हम कम करें तो नेक्स्ट ईयर उस 25-30% को टीच किया जाए। जैसे कि एकेडमिक ईयर बिगिन होता है तो पहले 15-20 दिन या 1 मंथ के लिए वो जो भी नहीं पढ़े थे उसको फिर हम कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट ये 2 साल हम लोग सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वेकेशन छोड़ करके, तभी दिस विल बी पॉसिबल। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सर, और आपने पूरा फुल प्रूफ प्लान बताया कि किस तरीके से नीसा और आपका जो स्टेट एसोसिएशन है वो ड्यूरिंग पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक जब स्कूल खुलेंगे तो उसके बाद आप लोग किस तरीके से इस जो बड़ा एक चैलेंज आने वाला है आप लोगों के सामने, उससे आप उसको आप कैसे फेस करेंगे, इसके बारे में आपने बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से हमारे से बातचीत की। और उम्मीद है कि इस वीडियो को स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स और एचआरडी भी ध्यान से सुनेगी और जरूर इस पे कोई कार्रवाई करेगी, ताकि
जो गरीब बच्चे हैं, जो बजट प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं, उनको राहत मिल सके, और इसके साथ ही जो बड़ी संख्या में जो स्कूल हैं उनको भी राहत मिल सके, ताकि वो फिर आगे उस राहत को अपने स्टाफ और टीचर्स उन तक पहुंचा पाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन जी, आपने टाइम निकाला और हमारे से बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू नमस्कार। अविनाश जी, बहुत खुशी हुई आपसे। मेरा यानी हम जो कर रहे हैं निशा और ट्रस्टमा की तरफ से, ये आपसे शेयर करने के लिए मुझे बहुत खुशी हुई, और ये सभी स्टेक होल्डर्स के पास पहुंचने की मैं आशा करता हूँ। नमस्ते। नमस्कार।